नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डॉक्टर कुलदीप बाजड़ा में। दोस्तों, आज से हमारी टारगेट जेआरएफ की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। जिस जिस विद्यार्थी ने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में जेआरएफ क्लियर करनी है, उनसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आपको अपनी मंजिल का पता है, तो बीच रास्ते में इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, जुनून है, जज्बा है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आज हमारी नेट जेआरएफ की कक्षाओं का पहला दिन है। इस कक्षा में हम बात करेंगे जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है हिंदी विषय का, उसकी पहली इकाई जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। इस कक्षा के हमारे जो प्रमुख बिंदु रहेंगे, हिंदी भाषा का जो विकास है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। आइए अब हम शुरू करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपका जो पेपर 2 होगा, आपका मुख्य विषय का होगा, उसकी पहली इकाई, उसका नाम है, इकाई हम आज 1 से ही प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिंदी जो भाषा है वो कहाँ से आई है, और इसके अलावा हमारे भारत में पहले कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, उनका प्रयोग होता था। तो आइए अब इनके माध्यम से आप समझो। इसके जो पार्ट हैं हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिए हैं। जो पहला नाम है हमारे सामने वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके अंतर्गत जो जो भाषाएं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम है आपकी वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए थे। आपने वेदों का नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा रही है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद में हमारी लौकिक संस्कृत आ गई। वेदों की जो संस्कृत थी वो लोक में आ गई, और उसका जो नाम रखा गया है लौकिक संस्कृत। इसका अन्य नाम संस्कृत भी है, जो संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि के द्वारा दिया गया था। वैदिक संस्कृत का भी एक अन्य नाम है जिसको छांदस कहते हैं, छांदस। लौकिक संस्कृत की जो समय सीमा है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व। लौकिक संस्कृत में आपके रामायण और महाभारत लिखे गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए थे। आपको ये पता होगा विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत ही है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है कि महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है। इसके बाद में हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत हैं। इसके बाद में ख भाग में हम लिखेंगे
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वप्रथम जो नाम है वो पाली का है। यहां आप देखो, पाली जो हमारी प्रथम प्राकृत के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो दूसरा नाम है पूर्व प्राकृत भी कह सकते हो या फिर प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी सन तक, ईस्वी तक 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी तक पाली भाषा में जो महात्मा बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, उनके लगभग जो लेख हैं वो पाली भाषा में ही हैं। इसके अलावा आपने अशोक महान का नाम भी सुना होगा। इनके जो शिलालेख थे वो भी पाली भाषा में ही थे। इसके अलावा जो हमारी पाली के बाद में अगली भाषा है उसका नाम है प्राकृत, जिसको सबसे मीठी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, जिसकी समय सीमा है ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी तक, अर्थात शून्य से लेकर के जब से ईस्वी प्रारंभ हुई है वहां से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर जैन, उनके सारे लेख आपको प्राकृत भाषा में मिल जाएंगे। ये है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो तीसरा भाग है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो नाम है अन्य, उसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। और इसकी जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी से लेकर के लगभग आपकी 900 ईस्वी तक है। कुछ विद्वान 1000 ईस्वी तक भी इसको मानते हैं। अपभ्रंश भाषा में आपने नाम सुना होगा, हिंदी के जो शुरुआत के कवि हम पढ़ते हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, इनके जो लेख हैं वो आपको अपभ्रंश भाषा में मिलेंगे। पौम त्रिव नाम का एक ग्रंथ है जिसमें राम के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वो स्वयंभू के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद में अपभ्रंश में ही आपको एक और नाम मिलेगा आगे, अवहट। अवहट की जो समय सीमा बताई जाती है वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें आपको विद्यापति के ग्रंथ मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य भी कवि हैं, राउलवेल जिस प्रकार से आप कह सकते हो, उनके ग्रंथ आपको अवहट में मिलेंगे। इस प्रकार से आपने यहाँ देखा क में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ख में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, तो वो भी यहाँ पे एक बार समझ लो आप। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इनमें कौन कौन सी हैं? प्रथम जो नाम है वो है प्राचीन हिंदी, जिसकी समय सीमा लगभग 1100 से 1400 ईस्वी तक है। इसके पश्चात मध्यकालीन हिंदी है, उसका जो समय है 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। तीसरा जो नाम है
वो है आधुनिक हिंदी। और आधुनिक हिंदी की जो समय सीमा है वो 1850 से लेकर के अब तक मानी जाती है। अब आपको इनका जो वर्गीकरण है वो समझ में आ गया होगा। भारत के अंदर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, इन तीन भागों में भाषाओं को विभाजित किया गया है। पहले वाले भाग में हमें संस्कृत के बारे में पता चलता है, उसके बाद में हमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में उसी से मिलती जुलती एक और भाषा है अवहट, हमें उसका भी पता चलता है। इसके बाद में जैसे ही हम कह सकते हैं 1000 ईस्वी के पश्चात, या सही मायने में देखें तो 1100 ईस्वी के पश्चात हमारी हिंदी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी है 1100 ईस्वी के पश्चात मानी जाती है। बहुत सारे विद्वान इसको मोटे मोटे रूप से अगर देखेंगे तो 1000 ईस्वी से ही हिंदी का प्रारंभ मान लेते हैं। तो अब आप इनको इस प्रकार से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि कैसे हमने ईस्वी पूर्व किया, कैसे ईस्वी सन किया, तो एक डायग्राम बना करके आपको मैं अब समझाने वाला हूं। उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं। विश्व में लगभग 6000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें जो हमारी हिंदी है उसका तीसरा स्थान है। पहला जो स्थान आपको पता होगा अंग्रेजी का है और दूसरा है चीन की भाषा है जिसको आप मंदारिन या मैंड्रिन भी कह सकते हो, मंदारिन। और तीसरा जो नाम है हमारी हिंदी का है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा था कि चाइना की जो मंदारिन है वो नंबर 1 पे है। अगर आप प्राथमिक भाषा के हिसाब से देखोगे तो जरूर मंदारिन पहले नंबर पे है, किंतु जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है पूरे विश्व में, जिस प्रकार से हमारी जो प्राथमिक भाषा है वो हिंदी है, लेकिन हम बहुत सारे काम अंग्रेजी में करते हैं, हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के हिसाब से भाषा अगर देखी जाए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वो अंग्रेजी नंबर 1 पे है और इनके बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 113 करोड़ है। और जो मंदारिन है इसको बोलने वाले की संख्या 111 करोड़ है और हमारी जो हिंदी है लगभग 61.5 करोड़ इसको बोलते हैं। इस प्रकार से 6 भाषाओं में हमारे भारत की जो हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी, उसका तीसरा स्थान है। इसके अलावा जो हमारी बांग्ला है वो भी टॉप 10 में आई हुई है। इस प्रकार से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, विश्व में लगभग 6000 भाषाओं में पहले नंबर पे अंग्रेजी है। अगर आप प्राथमिक भाषा के हिसाब से देखोगे तो पहले नंबर पे मंदारिन है। ठीक है, बोलने वालों की संख्या देखोगे तो अंग्रेजी, मंदारिन और हिंदी ये भाषाएं हैं। अब मैं आपको इनका जो पूरा का पूरा है वो डायग्राम बना के समझाऊंगा कि किस प्रकार से ईस्वी पूर्व, किस प्रकार से ईस्वी सन की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भाषा परिवार के बारे में भी बता देता हूं। आप इस प्रकार से देखो, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहले का नाम है भारोपीय, भारत और यूरोप, इंडो यूरोपियन परिवार। इसमें जो हमारे हिंदुस्तान में बोलने वालों की संख्या है वो है 73%, 73%। उसके बाद में द्रविड़ जो दूसरा परिवार है सबसे बड़ा, उनके बोलने वालों की जो संख्या है वो है 25%। तीसरा जो परिवार है उसका नाम है ऑस्ट्रिक। ये नोट करते जाओ, साथ साथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मैं वही समझा रहा हूँ, फालतू की जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रिक, इनके बोलने वालों की जो संख्या है वो है 1.3%। अंत में जो हमारा चौथा भाषा परिवार है उसका नाम है चिन्नी तिब्बती और ये है 0.7%।
इस प्रकार से हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चिन्ह तिब्बती। 73%, 25%, 1.3%, 0.7%। इस प्रकार से आपको ये भाषा परिवार भी समझ में आ गए होंगे। अब आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0, जिसको आप कह सकते हो ईस्वी। इसके बाद में मैंने इस तरफ एक सीधी रेखा खींच दी है और 500 भागों में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। यहां मैंने लिखा है 500 ईस्वी पूर्व, यहां लिख दिया 1000 ईस्वी पूर्व, और यहां लिखा है 1500 ईस्वी पूर्व। आप पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, आपके पास में नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। अगर अभी तक किसी बच्चे के पास में, किसी भी विद्यार्थी के पास में नोटबुक पेन आसपास नहीं है, तो नोटबुक पेन उठा लो और उसके बाद में आपको जो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो साथ साथ नोट करते रहना। इस कक्षा में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक आपके पास में अभी होनी चाहिए जिसको आप पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ देखो, मैंने ये जो बताया आपको ईस्वी पूर्व कैसे है, ईस्वी सन कैसे है, और ये डायग्राम समझाने के बाद में मैं आपको जो अपभ्रंश के भेद हैं वो, और जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके बारे में भी समझाने वाला हूँ। तो आइए अब ये देखो, 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, यहाँ अब आ गया ईस्वी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी सन क्या है। इसके बाद में मैंने इस तरफ एक रेखा और खींच दी। ये आप कह सकते हो सारे ऋणात्मक माइनस में चल रहे हैं, और अब हमें 500 की इस तरफ डिवाइड करने हैं। वो हमें ईस्वी पूर्व नहीं लिखना है, वो ईस्वी ही लिखना है। 500 के बाद में 1000 ईस्वी, इसके बाद में 1500 ईस्वी, और इसके बाद में 2000 ईस्वी, और आज के दिन हम यहाँ बैठे हैं 2023 ईस्वी पे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेद कब लिखे गए थे, रामायण महाभारत कब लिखे गए थे, अब आप आसानी से बता सकते हो कि इतने साल पहले लिखे गए थे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आज के दिन हम 2023 में हैं, तो यहाँ देखो जो ईस्वी सन है, 0 से हमने यहाँ प्रारंभ किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 2023, मोटे रूप से देखो 2000 वर्ष आपके पूरे हो गए। और इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1500 ईस्वी पूर्व, उस समय आपका जो ऋग्वेद है वो लिखा गया था। वैदिक संस्कृत जो भाषा थी उसमें आपके वेद लिखे गए थे। तो लगभग 2000 ये हो गए। इस तरफ आओगे तो 500 500 500 1500 वर्ष और लगा लो। आज से 3500 वर्ष पूर्व हमारा जो ऋग्वेद है वो लिखा गया था। 3500 वर्ष पूर्व से लेकर के 3000 वर्ष पूर्व के बीच में आपके वेद लिखे गए थे। तो इस प्रकार से ये वाली जो हमारी समय सीमा है यहाँ से यहाँ तक, इसी का नाम है वैदिक संस्कृत। इसके बाद में यहाँ देखो आपके सारे जितने भी वेद हैं वो लिखे गए हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में आपका क्या लिखा गया था, रामायण और महाभारत। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ये मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे कि महाभारत के रचयिता कौन है, उसका जवाब आपको हर हाल में देना है। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी सन तक ये जो भाषा है, पहले आप इसका देखो नाम क्या है, लौकिक संस्कृत। यहां इसका नाम है पाली। अभी मैंने बताया था पाली का दूसरा नाम प्रथम प्राकृत भी आप कह सकते हो। पाली में किसके लेख बताए थे मैंने, महात्मा बुद्ध और अशोक महान के। अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, वही जो अशोक महान आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। उनके जो शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, चट्टान, उनके ऊपर जो लेख आपको मिलते हैं ना, वो पाली भाषा में ही हैं। इसके बाद में ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी, यहाँ शून्य इसलिए हो गया क्योंकि आप जो कैलेंडर देखते हो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो भी ईसाई लोग हैं, यूरोपियन हैं, जो भी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने इसी दिन से प्रारंभ कर दिया। और ये वो दिन है, आप कह सकते हो ईसा मसीह है जो ईसाइयों का भगवान है, वहाँ उसका जो समय है उसी से उन्होंने मान लिया। तो ये है वो ईस्वी जिसको हम ईसा मसीह के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से माइनस में चला गया और इसके बाद में हम आगे प्लस में लिख रहे हैं। तो ये ईस्वी सन से 500 ईस्वी के मध्य जो भाषा है उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत भाषा में ये भी बताया था मैंने, प्राकृत हमारे हिंदुस्तान में अब तक की भाषाओं में सबसे जो मीठी भाषा है वो रही है। प्राकृत भाषा जो महावीर जैन है, जैन धर्म के प्रवर्तक, उनके लेख आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। इसके बाद में 500 ईस्वी से लेकर के यहाँ मैंने 1000 से थोड़ा पहले रोक दिया है 900 ईस्वी पर, यहाँ आपकी अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश का जो वैसे अर्थ देखोगे तो इसका होता है पतन की ओर अग्रसर, पथ से भ्रष्ट, गिरा हुआ। क्योंकि जो प्राकृत इतनी मीठी भाषा थी वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गई थी, उसके बाद में अपभ्रंश आई। लेकिन साहित्य में इसको एक अन्य नजरिए से भी देखते हैं कि प्राकृत का जो विकसित रूप है वो अपभ्रंश है। और अपभ्रंश के और हिंदी के मध्य में एक भाषा और है, आप उसको कह सकते हो 900 से लेकर के 1100 के मध्य है, उसका नाम है अवहट्ट, जिसमें विद्यापति जैसे जो महान कवि हुए हैं हमारे, उनके लिए उनकी कविताएं आपको मिलती हैं। 1000 से 1500, हमने यहाँ पे 500 वर्ष में डिवाइड किया था, विभाजित किया था। तो लगभग यहाँ से आपकी 1000 के आसपास से ही हिंदी प्रारंभ हो जाती है और 1000 से लेकर के आगे आपकी चलेगी हिंदी। शुरुआत में आप हिंदी देखोगे जैसे अमीर खुसरो की है, जो आदि कवि आप कह सकते हो, शुरुआत के कवि आप कह सकते हो हिंदी की, उनकी भाषाएं हैं। उसके बाद में ये जो भक्ति काल में जब जाती है तो अवधि और ब्रज भाषा उनका राज चलता है। जैसे ही रीति काल में पहुंचती है तो ब्रज भाषा का राज चलता है। उसके बाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी, फिर हमारी जो खड़ी बोली है वो स्थान धीरे धीरे ले लेती है। जैसे ही द्विवेदी युग आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आता है, उस समय चाहे कविता हो या कोई भी अन्य विधा हो गद्य की, उन सभी में खड़ी बोली जो हमारी हिंदी है उसका प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारी जो भाषाओं का विकास हुआ है भारत के अंदर 3 भागों में, वो किस प्रकार से है। अब हम समझते हैं अपभ्रंश के भेद और भारतीय भाषाएं। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका जो वर्गीकरण है उसको समझ लेते हैं। तो याद देखो, ये जो अपभ्रंश के भेद हैं, अपभ्रंश मैंने इस तरफ लिख दिया है इसके भेद, और यहां लिख दिया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पहला जो है वो है शोरसेनी। इसकी जो भाषाएं हैं उनमें नाम है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। उसके बाद में अर्धमागधी, अर्धमागधी, इसमें नाम आता है पूर्वी हिंदी का। आगे की कक्षाओं में हम ये जिक्र करेंगे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हैं, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी हैं, पूर्वी हिंदी जिस प्रकार से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो नाम है वो है मागधी, जिसके अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। इसके पश्चात
खस, आप कह सकते हो इसमें पहाड़ी हिंदी। इसके पश्चात 5 पे है हमारी ब्राचड़, जिसमें पंजाबी और सिंधी का नाम आता है। अंत में है हमारी महाराष्ट्री, जिसके अंदर मराठी आती है। अब आपको ये भी वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, अपभ्रंश के जो 6 भेद हैं, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, प्राचड़, महाराष्ट्री, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती ये है अपभ्रंश का जो शोरसेनी है उससे निकली हुई भाषाएं हैं। इसके पश्चात जो आपका अर्धमागधी यहां नजर आ रहा है, उसमें पूर्वी हिंदी, पूर्व की दिशा में जो भी राज्य हैं वहां पे बोली जाती है। इसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। मगध जो प्रदेश है वहां पे बिहारी, इसके अलावा बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये 4 भाषाएं आपकी बोली जाती हैं। इसके बाद में खस, पहाड़ी हिंदी का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्राचड़ में पंजाबी और सिंधी है, महाराष्ट्री में मराठी है। तो आपको आज की इस कक्षा में समझ में आ गया होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। और जैसे ही हमारी ये इकाई पूरी हो जाएगी, अंत में आपको कम से कम भी मैं 100 प्रश्न दूंगा, जिसके माध्यम से आप इनका जो निचोड़ है पूरी पहली इकाई का वो निकाल पाओगे। सुपर 100 के नाम से ये 100 आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो उसमें ही आपका पूरा जो इकाई है पहली वाली उसका निचोड़ मिल जाएगा आपको। आज की कक्षा का समापन यही होता है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।